आप एक यूनिकॉर्न कंपनी कैसे बनाते हैं? एसआरसीसी एक ड्रीम होता है। बिल्कुल एकदम ऐसे 1-to-1 बैठ के हम उनसे पढ़े हैं। ये एक उनके अंदर आर्ट थी। That day when you became CEO, तो हमारा हाथ कांप रहा था। वो फीलिंग इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। तो मैं समझना चाहता हूँ ये रिस्क कैसे आपने लिया? वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। ये चीजें जिन लोगों में थी वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, मतलब आप सीए होके प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे, जॉब क्यों नहीं कर रहे? क्वेश्चन पूछते नहीं थे लोग देखते इस हिसाब से थे। इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क। What is this SME IPO? इट इज द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग इन द कैपिटल मार्केट। इतना फंड्स कंपनी रेज कर सकती है क्या? जितना वो चाहती है उतना रेज हो जाएगा? फंड रेजिंग इज डिपेंडिंग ऑन योर वैल्यूएशन। क्या अवेयरनेस है इस चीज को लेके, या आपको लगता है अवेयरनेस कम? अभी भी कम है। स्कैर्ड ऑफ IPOs, क्या आप भी महसूस करते हो ये चीज? मार्केट में काफी मिथ्स हैं। हाउ इज द जर्नी फॉर अ कंपनी आफ्टर IPO? Hi there and welcome to this yet another episode in the CA Nitin Soni podcast. दोस्तों स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक खास मेहमान से, who is a chartered accountant by qualification with over 20 years of experience. ये इंडिया के जाने माने IPO कोच एंड कंसल्टेंट हैं। इन्होंने बहुत सारे SMEs को IPO लॉन्च कराने में मदद की है और उन्हें स्केल अप करने में हेल्प किया है। He is one of the most sought after man when you talk about IPO, SME IPOs in India. I am talking about none other than CA राजन भाटिया। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं ये मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, क्लाइंट हैं and what not. I am very happy to have him here. Rajan, welcome to the program. Thank you, my dear friend Nitin. Really appreciate and really happy to be here at your podcast. Thank you very much, Rajan. I'm very excited. There are a lot of things that I want to know. आपकी सीए जर्नी के बारे में मैं जानना चाहता हूं, आपके SME IPO के बारे में जानना चाहता हूं, लेकिन पहले तो ये बताइए कि आज इतने समय बाद मिलकर आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल नितिन, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब एक बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। कई सालों बाद, जैसे भाई कोई अमेरिका में रहता होता है ना, और जबकि वी वर वेरी क्लोज बाय, और इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही really nice. Thank you very much, Rajan. Friends, Rajan is the #1 best-selling author of the book Startup Idea to IPO. The subtitle says, "What does it take to create a unicorn company?" आप एक यूनिकॉर्न कंपनी कैसे बनाते हैं? And how can you take your startup from an idea stage to an IPO stage? He has captured all of this in this book. और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। राजन, फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations for being a published author, a best-selling author. आपकी लाइफ जो है वो thanks to you, because it has been published by none other than Nitin Soni. So we are the publisher of the book, और I mean this is absolutely an amazing experience. राजन, मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले कि आप एक सीए हैं। ये किसका सपना था कि राजन भाटिया सीए बने? आपका सपना था, पापा का सपना था, फैमिली में किसी का सपना था? किसका? राइट, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली गॉट इंस्पायर्ड बाय माय पेरेंट्स. माय फादर ऑलवेज वांटेड कि भाई, माय फादर वाज इन द प्रोडक्शन इन गुडियर, सो ही ऑलवेज वांटेड मी टू बी इन ए नॉन प्रोडक्शन एरिया, कि कम से कम एसी में तो बैठेगा. So definitely I was an average student till 10th and 11th, but thanks to the teachers which I got in my school, they transformed my life, and I topped my school in 12th class. Wow. And got admitted in India's best college, Shri Ram College of Commerce, in commerce stream, and that was way back in 1994. लोगों का सपना होता है एसआरसीसी में बिल्कुल था. Okay. And till 10th I was a very average student, but in 11th and 12th, because of my teachers, I got good education, and they kind of inspired me, not only taught me. And in fact I was also surprised when I went to Shri Ram College, that so never thought of that. And then I did my CA also, along with my graduation. तो श्री राम कॉलेज और CA दोनों इकट्ठा चल रहा था. And in 1999 I qualified my CA, all in first attempts. और उसके बाद मैंने अपना अराउंड 12-15 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिताए, जो कि एक बहुत ही अच्छा रहा. 8 साल मैंने दी ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स में काम किया एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर. उससे पहले मैंने WHO में काम किया और 1-2 कंपनीज में और काम किया.
उसके बाद मैंने अपना प्राइवेट इक्विटी में काम किया, प्राइवेट इक्विटी वर्ल्ड में। उसके बाद ये एसएमई आईपीओ का मुझे आइडिया मिला जब ये एसएमई आईपीओ का कॉन्सेप्ट इंडिया में पहली बार आ रहा था। दैट वाज वे बैक इन 2015 and I was also trying to start my own consulting practice rather than a traditional CA audit practice, because that I have never done in my life. I was always in the corporate world, so I wanted to be in a consulting and coaching and mentoring and education and training line. In fact, I tried CA coaching also. क्या subject की? हाँ, CA coaching. When I left my job, CA coaching was at the top at that point of time. CA, some star CA coaches, they, the superstars of the CA coaching industry. They were very super successful, and they were earning way more than superstar of a corporate guy. True. तो मैंने वो भी try किया. I tried my hands on that. अच्छा. Made a website, did some seminar. But somehow I found that area also very crowded. I see. So I was looking for an area which is very kind of a wide space, एकदम जिसमें आप अपनी niche और अपनी super specialization बना सको. Like a blue ocean. हाँ, like a blue ocean. बिल्कुल. और मुझे ये मिल गया SME IPO. Okay. तो मैंने पहला एक इनका सेमिनार हो रहा था BSc का जी, वो अटेंड किया. फिर NSC का एक सेमिनार अटेंड किया. और मेरे को कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें मैं अपने पब्लिक स्पीकिंग भी यूज कर सकूं, जो मेरी एक वीकनेस थी जी, स्कूल टाइम तक, कॉलेज टाइम तक जी. श्री राम कॉलेज में मैं जब जाता था तो मैं देखता था बच्चे देखो कैसे स्टेज पे कितने आराम से दे आर सो फ्लुएंटली स्पीकिंग. सो वहां से मुझे एक पब्लिक स्पीकिंग की डिजायर भी मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा आ चुकी थी. इट केम टू सो मच एक्सटेंट कि मुझे लगा कि ये सीए की डिग्री मैंने गलत ले ली. मुझे पब्लिक स्पीकर बनना था, कोई डिग्री लेनी चाहिए, या मुझे एमबीए करना था चाहिए था, जिससे कि मैं एक हमेशा ही बिजनेस वर्ल्ड में रहूं, बिजनेस डेवलपमेंट में रहूं. तो उस टाइप का मेरा इंटरेस्ट था और मुझे ये मिल गया सब्जेक्ट. तो मैंने उस सब्जेक्ट को अपने पैशन के साथ एक उसका कॉम्बिनेशन बना दिया. And then how? And then this is how you I started doing webinars. I started doing seminars. I did thousands and thousands of seminars to educate the promoters of SME companies on this subject. मैंने कहा CA coaching करने से अच्छा है आप ये इसकी कोचिंग दो इस सब्जेक्ट की, जो कि आपका एक आगे कंसल्टिंग का भी सब्जेक्ट बनेगा. और उसके बाद से I have never looked back. God has been kind. उसके बाद and we have mentored thousands of companies on this subject. And I am right now hand-holding hundreds of companies in their journey towards IPO. Brilliant. Yes. राजन, मैं इस पर तो बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, लेकिन मैं आपको वापस 20 साल पहले लेके जा रहा हूँ और मैं आपको लेके जाऊंगा वापस आपकी स्टूडेंट लाइफ में. राइट. आपने मुझे बताया कि एक एवरेज स्टूडेंट थे आप. बिल्कुल. 10वीं क्लास तक. करेक्ट. और फिर टीचर्स का कुछ प्रभाव पड़ा आपकी लाइफ पर. करेक्ट. और 11वीं 12वीं के बाद 12वीं में आप टॉपर बन गए. टॉपर. मैं थोड़ा उस प्रभाव को समझना चाहता हूं कि वो क्या था. मैं बताता हूं. मैं 10वीं तक में था सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में, रजौरी गार्डन में जी, जहाँ पे भी मैं एक बहुत ही एवरेज था, बल्कि मेरे पास होने का भी रहता था कि अच्छा ये पास होगा या नहीं. मेरे पेरेंट्स को डर रहता था. ये है 10th का, लेकिन मेरे 10th में भी 70% मार्क्स आ गए थे. ठीक है. तो मैंने 11th-12th में स्वतंत्र भारत मिल्स DCM वालों का स्कूल था मोती नगर में. वहां पे हमारे जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे, और हमारा जो दोस्तों का जो ग्रुप बना जी, वो इंसिडेंटली बहुत ही कॉम्पिटिटिव ग्रुप था. एक तरह से ना हमारा कंपटीशन हो जाता था कि पहले अकाउंट्स में जैसे था कौन पहले सॉल्व करेगा, कौन इसका आंसर देगा, क्लास में हाथ कौन खड़ा करेगा, कौन टीचर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है. तो हमारा एक ना जैसे खेल में कंपटीशन होता है वैसा हो गया था. तो हम 4-5 लड़कों का ग्रुप बन गया, जिसमें था तो हम दोस्त, लेकिन हमारा अंदर से अंडर करंट बहुत था कंपटीशन का. तो ऊपर से हम दोस्त तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अंदर से ऐसा था कि इसका एक भी नंबर मेरे से ज्यादा नहीं आना चाहिए. ये भी एक गहरी दोस्ती की निशानी है. ये वो एक पिक्चर में था ना कि दोस्त के अगर ज्यादा नंबर आए तो खुशी होती है, लेकिन अगर अपने से ज्यादा नंबर आए
तो बहुत दुख होता है। ठीक बात है। तो वही हुआ। और हमारा कंपटीशन था। हमारे जब टेस्ट्स होते थे क्वार्टरली, तो कभी मैं 3rd 4th 5th पे आता था जी। तो मेरे को था कि यार फर्स्ट आना है एक दिन। एक बार फर्स्ट आके ना, मेरे दोस्त का नाम अमित था, उसको हराना है एक बार। अच्छा। आ गया फाइनल में, मैं फर्स्ट आया। तो अमित भाई, अगर आप ये सुन रहे हो तो भाई वी फील सैड फॉर यू कि आप फर्स्ट नहीं आए, लेकिन वी थैंक यू कि आपके उस हेल्दी करंट की वजह से आज राजन भाटिया 12th क्लास के अंदर फर्स्ट आए। तो राजन, उसके बाद आप SRCC में गए? श्री राम में, करेक्ट। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? श्री राम, क्योंकि SRCC एक ड्रीम होता है। ऑब्वियसली मैं SRCC में नहीं जा सका, मेरे नहीं आए वो परसेंटेज। आज जो आप बैठे, आप SRCC से होकर आए हैं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ऑब्वियसली श्री राम कॉलेज का एक अपना ही ब्रांड है, ऑब्वियसली। एंड ऑब्वियसली द टीचर्स, मिस्टर विनोद सिंघानिया यूज्ड टू टीच अस इनकम टैक्स, मिस्टर गिरीश आहूजा, हु इज द स्टालवर्ट, इनकी किताबें हम पढ़ रहे थे। किताबें हम पढ़ते हैं। वो आपके प्रत्यक्ष, वो हमारे प्रत्यक्ष सामने, बिल्कुल ऐसे एकदम बैठ के हमें। और अजब ही एक्सपीरियंस था। गिरीश आहूजा जी, विनोद सिंघानिया जी, और भी बहुत ही स्टालवर्ट टीचर्स, उनके साथ बिल्कुल एकदम ऐसे 1-to-1 बैठ के हम उनसे पढ़े हैं। तो उनका जो, क्योंकि दे हैव बीन टीचिंग फॉर इयर्स टुगेदर, कोई 40 साल का एक्सपीरियंस, 40 साल से श्री राम में पढ़ा रहे हैं, 30 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से। तो उनका जो पढ़ाने का जो ऐसा था ना स्टाइल, कि वो एकदम ऐसे पानी की तरह अंदर उतर जाता था। नाइस। मतलब मैं सही बता रहा हूँ कि विनोद सिंघानिया जी का टीचिंग स्टाइल ऐसा था कि एक बार जो उन्होंने खड़े होके बोल दिया, वो आपकी बॉडी में ऐसे एकदम बैठ जाएगा, ऐसे जाके ऐसे होता था। ये खूबसूरती थी, ये एक उनके अंदर आर्ट थी। और वही मुझे इंस्पायर भी किया कि काश मैं भी ऐसा एक कोच बन लोगों की लाइफ पर एक इम्पैक्ट डाल सकूं। तो राजन, जो टॉपर था 12th क्लास का अपने स्कूल का, उसको क्या सीए ने फेलियर का स्वाद चखाया? हाँ, सीए में मैंने इंटर तो मैंने किया बोथ ग्रुप्स। तो जब बोथ ग्रुप्स किया श्री राम कॉलेज में, और तो मैं था उस टाइम पे, मैं इंटर मेरा क्लियर हो चुका था। तो मैं कॉलेज का एक तरह से ना वो बन गया, स्टार टाइप की, यार ये देख आधा सीएपी बन गया है। ठीक बात है। और अभी हमें पता ही नहीं करना क्या है। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। लेकिन उसी बार, अगली बार जब फाइनल आया तो लुढ़क गए। अच्छा। तो फाइनल में मैं एक अटेम्प्ट दिया, पहले दोनों अटेम्प्ट दिए, तो उसमें से एक ग्रुप निकला। फिर अगली बार एक ग्रुप। तो क्या सीए की भी कोचिंग ली आपने? सीए की कोचिंग ली, सीए की कोचिंग ली, बिल्कुल, along with SRCC। करेक्ट। तो थोड़ा टफ रहता होगा रूटीन आपका? काफी टफ था, मतलब काफी उस टाइम पे हेक्टिक था। आई स्टिल रिमेम्बर, हम 5 बजे में उठता था और हमारी सुबह 6 बजे पहले कोचिंग की क्लास होती थी कनॉट प्लेस में। अच्छा। वो करते थे। उसके बाद वहां से मैं श्री राम कॉलेज जाता था। श्री राम कॉलेज करके फिर हम बस पकड़ के करोल बाग जाता था अपने सीए के पास। वहां पे हमारी आर्टिकलशिप चलती थी। उसके बाद रात को फिर कोचिंग क्लास, उसके बाद घर। तो ये तो मतलब 5 बजे से 12 बजे तक का पूरा टाइट शेड्यूल था। अच्छी मेहनत उस वक्त, करेक्ट, उस टाइम का। तो ये व्हेन यू लुक बैक टुडे, क्या उस वक्त जो नींव पड़ी उस मेहनत करने की, सुबह से रात तक अपने करियर को बनाने की जद्दोजहद जो थी, उसको कितना क्रेडिट देते हैं आज आप अपनी सफलता के लिए? ऑफ कोर्स, वो तो सारा क्रेडिट उसी मेहनत को ही जाता है, जो आज हम एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वी आर एंजॉयिंग ए सॉर्ट ऑफ credibility of SRCC in the market, credibility of being a CA. It's all because of that hard work. ठीक बात है, absolutely. पॉडकास्ट कर रहे हैं मेरे साथ, नितिन सोनी के साथ बैठे हैं। You have started speaking like Kapil Sharma. उनसे कौन इंस्पायर्ड नहीं है? सही में। तो राजन, मैं आपको वो, I want to take you back that day when you became CA. जिस दिन आप सीए बने, मैं उस दिन, वो दिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हाउ वाज योर रिएक्शन? ऑब्वियसली वो तो भूलता ही नहीं है दिन। मुझे पहली बार जब मैंने मैं आपको इंटर का भी बताना चाहता हूँ। जब मैं इंटर का रिजल्ट देखने गया तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ITO में जो था, वहां की जो बाहर वाली वॉल है उस पे लगता था जी। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों इकट्ठे, जो मेरे साथ था, हम दोनों इकट्ठे भगवान का प्रेयर करते हुए बस में गए जी। और जब हमारा हाथ कांप रहा था, जब हम
अपना नाम देख रहे थे लिस्ट में, और मेरा नाम मेरे दोस्त का पहले आया और उसके दोनों ग्रुप क्लियर। अच्छा, अब मेरी धड़कन और तेज हो गई। वही रीजन कि ये हो गया है। हाँ, और मेरा कहीं नाम नहीं आ रहा। लास्ट में, सबसे लास्ट वाली लिस्ट में सबसे नीचे करके राजन भाटिया बोथ। जब मैंने बोथ वर्ड पढ़ा तो उसके बाद मतलब वो फीलिंग इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, यू नो। फिर फाइनल में भी इसी तरह से ऑब्वियसली उसमें एक बार मेरा एक ग्रुप रह गया था, तो जब एक ग्रुप था देखा सीए बन गया, मतलब तो एक दैट्स ए डिफरेंट फीलिंग, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। सबसे पहले घर पे फोन किया, तो एक काफी इमोशनल भी हो जाता है। जी जी जी, एक बढ़िया पूरी जर्नी होती है, उसके बाद इवेंचुअली यू बिकम अ सीए। आई मीन एब्सोल्युटली। तो आपने बीकॉम किया, एसआरसीसी से आपने सीए किया, एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग इन अ जॉब। करेक्ट। ओके, और आपने करीब 15 साल फिर कुछ कंपनीज में काम किया। आई सी। तो राजन, जैसे अलग अलग जगह आपने काम किया सीए बनने के बाद, कुछ ऐसा आपने ऑब्जर्व किया कि यार ये वो स्किल्स हैं जो स्किल्स में जनरली, आई एम नॉट सेइंग यू, जनरली सीए स्टूडेंट्स या जो हमें वो प्रैक्टिकल चीजें नहीं मिल पाती हैं। जैसे मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने जो गेस्ट थे उन्होंने बताया कि नितिन भाई, मैं जब पहली बार बिग फोर में गया जॉब करने के लिए, तो हम तो पढ़ लिख करके आए थे, एग्जाम पास करके आए थे, वहां जाके पता लगा कि वो सब साइड में, यहाँ तो लोग एक्सेल ऐसे चला रहे हैं जैसे कोई जादूगर हो, है ना। तो मैं इस तरीके से समझना चाह रहा हूं आपसे कि कोई क्या कुछ ऐसी स्किल्स या कुछ ऐसा आपने ऑब्जर्व किया, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मैं अगर बात कर लूं, या पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो, या एक्सेल स्किल्स हो, अदर देन स्टडीज, क्या वो चीजें आपने जिनको आप हाईलाइट करना चाहोगे कि आपके एक्सपीरियंस के अंदर जो आपने रियलाइज किया कि यार ये नहीं थी, या ये चीजें जिन लोगों में थी वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे? राइट। एक तो मुझे ये लगता है कि आपको जो भी ऑब्वियसली बिसाइड्स योर मार्क्स एंड योर एकेडमिक स्किल्स, योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपको ऑन दी जॉब जो है, यू हैव टू बी वेरी जिसे कहते हैं ना, यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ ऑन द जॉब। ऑफ कोर्स academic skills and academic marks are important to get you the entry at the right place, but after that your performance works. Okay. And obviously we have heard a lot about importance of soft skills. I am not the first person, or you are not the first person talking about that. It has been in the focus for more than 20 years now. You know, हम 1990s से सुन रहे हैं कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज ए सीए, जो कि एक लैक होते हैं, यू नो। देन नाउ द इंस्टीट्यूट इज आल्सो डूइंग लॉट ऑफ कोर्सेज, एंड आई थिंक दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब इन they started the GMCS, General Management and Communication Skills. In fact, I was teaching that also in institute for a few years. Okay. So that can never be undermined. But at the same time, I have realized that you have to master the work you are doing. That is the most important thing. Number 2 comes obviously the soft skills, how you are able to present yourself, how you are able to communicate with your colleagues and your clients, your, bosses, your subordinates, and leadership skills. I see. So if you really want to grow whether in the corporate world or as an entrepreneur, you have to have leadership skills. You have to, kind of collaborate with people, because it's at the end of like 25 years of becoming a CA, if I have to summarize that, I would say ki collaboration with people. It's all about collaboration with people. Networking with people. With people, how you are able to work with people. Yeah. That is very important, obviously, along with your knowledge and your expertise. I see. राजन, आपसे जब मैं बात कर रहा था बिफोर दिस पॉडकास्ट, तो हमने पब्लिक स्पीकिंग को टच किया था, और आपने बताया कि पब्लिक स्पीकिंग का एक जुनून कह लो, एक इंटरेस्ट कह लो, वो आपका डेवलप हुआ।
तो आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस इंटरेस्ट दैट यू डेवलप्ड फॉर पब्लिक स्पीकिंग. कब हुआ और वो क्या एपिसोड क्या था लाइफ का? ऑफ कोर्स. तो जब मैं स्कूल में था स्पेशली और कॉलेज में था, तो हमारे कॉलेज में बाहर से आते थे कुछ ट्रेनर्स ओके. कैरियर काउंसलिंग के लिए. ओके. एंड देयर वर सम रियली गुड trainers who used to speak very well, अच्छा. you know, and they were able to inspire, you know. तो वहां से मुझे एक लगा कि यार काश मैं भी ऐसा स्टेज पे बोल पाऊं, you know. तो वहां से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली. फिर मैं ढूंढता रहा काफी इस सब्जेक्ट के ऊपर. तो मुझे एक टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल करके ऑर्गेनाइजेशन मिल गई, जिसका कि इंडिया में अभी स्टार्ट ही हो रहा था. एक तरह से पहला ही क्लब था. अच्छा. यू नो, नॉर्थ इंडिया में बेंगलोर में थे कुछ क्लब्स. तो मैं वहां गया. वहां मुझे समझ आया कि दिस इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन इन इंडिया फॉर कपल ऑफ इयर्स बट अक्रॉस द वर्ल्ड इन मोर देन 80 कंट्रीज. ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी. वहां से पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी शुरू हुई. एंड टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल इज ऑल अबाउट डेवलपिंग गुड पब्लिक स्पीकर्स. तो उस जर्नी को कंटिन्यू किया. वहां पे आई गेव हंड्रेड्स ऑफ स्पीचेस, वन सेवरल अवार्ड्स, ऑल काइंड ऑफ अवार्ड्स, कॉम्पिटिशंस. एंड इट हैज बीन अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस देयर. और उसी को फिर मैंने अपना प्रोफेशनल स्पीकिंग में मैं आ गया. आपने वर्कशॉप्स करनी शुरू कर दी. एंड देन आई एडेड दिस सब्जेक्ट इनटू माय. करेक्ट. तो अब मैं समझना चाहता हूं वो वक्त जब करीब 15 साल जॉब की थी आपने. हाँ जी. और फिर यू डिसाइडेड टू क्विट एंड स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन. करेक्ट. एक बार के लिए उस दौरान जो आपका माइंडसेट था उसको आई वांट टू अंडरस्टैंड. इट्स नॉट इजी फॉर एनी सीए. 15 साल जॉब करने का मतलब है कि बढ़िया पैकेज. बिल्कुल है ना. भाई पोस्ट क्वालिफिकेशन आप ये आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है एक्चुअली. इसका मतलब बढ़िया पैकेज है. हाँ. और बढ़िया पैकेज के बाद स्टार्टिंग समथिंग ऑन योर ओन इज अ बिग रिस्क. और कुछ सर्टेन नहीं है. आप वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, वो डिसीजन गलत भी साबित हो सकता है. और 15 साल का मतलब है कि आप मैरिड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप आ चुकी हैं. राइट. तो मैं समझना चाहता हूं ये रिस्क कैसे बहुत ज्यादा. ऑब्वियसली इट वाज आई वुड से द वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ जी, व्हिच आई कॉन्टेम्पलेटेड फॉर 2 years. ओके. कि यार यहाँ पे अच्छी सैलरी मिल रही है. बढ़िया चल रही है गाड़ी. क्यों पंगे ले रहा है, यू नो. और मुझे वो रियलाइज भी हुआ जब मैंने ये व्हेन आई वाज इन द ट्रायल एंड एरर स्टेज इनिशियली फर्स्ट ईयर जैसे कहते हैं. हाँ भाई, आपको स्टार्ट करते ही तो बहुत तगड़ा रिजल्ट नहीं आएगा. ऐसा नहीं होता. देयर इज अ जर्नी, ऑब्वियस है ना. एक कर्व है कि वो एक बार हो सकता है डाउन जाए, फिर वो बिल्कुल. तो डाउन पीरियड पे तो बहुत ज्यादा डाउट आता है फिर. हाँ. तो पहला 1 साल तो यही होता था कि यार वापस चले जाओ. ये सब किताबों में अच्छा लगता है. अच्छा वाला. और when you go and meet people for, you know, and tell us about your journey as you are a consultant or, you know, kind of when I started with virtual CFO services. So I used to think यार क्या कर रहा है तू, कर क्या रहा है. मतलब कि पहले तू अच्छा वाला फाइनेंशियल कंट्रोलर था, ये लोग तेरे से मिलने के लिए 1 घंटा वेट करते थे, अब तू इनसे मिलने के लिए 1 घंटा वेट कर रहा है, तो तू कर क्या रहा है. जी. तो वो शुरू का 1 साल था ऑब्वियसली. काफी स्ट्रगलिंग था, काफी वो होता ही है. एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फेज टू ट्रांजिट फ्रॉम ए वेल सेटल्ड जॉब. बिल्कुल. एंड ट्रांजिटिंग इन at the same level, you know, especially as a professional, as a self-employed person. बिल्कुल. तो क्या मोटिवेशन? तो मोटिवेशन ये था कि कुछ ऐसा करना है कि जिसके ऊपर मैं, you know, I wanted to be free. Okay. Freedom was the motivation. You know, I didn't want my rest of my life to go like in a 9 to 7 mode. And the moment I am so much dependent on job that, you know, the moment I change my job, or if job goes up and down, I didn't want that kind of situation. Okay. I wanted कि मैं अपनी मर्जी से काम करें, जितना करना है उतना करें, और कम करना है, ज्यादा करना है, it should be
on me. So freedom of choice, freedom of doing my own work also. एक कीड़ा था जिसे कहते हैं कि कुछ अपना करना है और अपना जो पैशन है, जिसे जो मेरा को पैशन भी था एक पब्लिक स्पीकिंग का जो कि टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल से डेवलप हो गया था, वो ही करना है. अच्छा. सिर्फ अपना करना है कि पैशन भी नहीं था, अपना भी करना है और वो ही करना है जो मुझे पसंद है. Something around public speaking. I see. और कुछ ऐसा करना है जो कि मैं कहीं से भी ऑपरेट कर सकूं. अच्छा. मतलब I am not a very office kind of a person. अच्छा. I still operate from home most of the 90% of the time. So that kind of environment I wanted. I had a clear picture of mine as to how my future should look like. So I'm living my dream now. When you look back now, it was a good decision at that time. Right. राजन, जनरली सीएस की अगर मैं बात करूं, जॉब छोड़ के प्रैक्टिस में जाते हैं, है ना? मतलब या छोड़ के भी क्या, मोटा मोटा दो ही डायरेक्शन दिखती है. करेक्ट. सीए या तो जॉब सीए की या प्रैक्टिस. सही बात है. जब मैं जॉब में था और जॉब छोड़ के मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ सिमिलर सी जर्नी है. मुझे भी पब्लिक स्पीकिंग का वो कीड़ा था, तो कुछ अपना ही करना शुरू कर दिया. पीपल वर लाइक, जॉब छोड़ के क्या बेटा प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे. क्या कर रहे हो? मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ, कंसल्टिंग कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ. आप सीए होके नहीं कर रहे? मतलब आप सीए होके प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? या जॉब क्यों नहीं कर रहे? तो ऐसे सवाल कभी आए आपके तरफ? कई बिल्कुल आते थे. और एंड क्वेश्चन पूछते नहीं थे लोग देखते इस हिसाब से थे कि इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क. ठीक बात है. स्पेशली जो आपके बहुत क्लोज होते हैं. कि भाई तू ठीक है? तू मतलब, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे? जब मैंने, स्पेशली दैट वाज द टाइम व्हेन यू नो वी काइंड ऑफ रिलेट विद दैट टाइम व्हेन आई सॉर्ट ऑफ स्विचिंग फ्रॉम माय jobs to my when I left Oberoi, then I changed couple of jobs very frequently. Because मुझे करना अपना था और मैं अपने कंसल्टिंग वाले रोल वाले जॉब्स ढूंढ रहा था. तो मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, यार तू कहता है यार, एक कंपनी ज्वाइन करता है, फिर 6 महीने बाद छोड़ देता है, फिर दूसरी 6 महीने बाद छोड़ देता है. तो ऐसे मैंने 2 साल तो मैंने कम से कम 3-4 कंपनीज मैंने व्हेन आई वाज ट्रांजिटिंग फ्रॉम दैट, क्योंकि हर चीज का देखना पड़ता है इन द सेंस ऑफ कि आपके फाइनेंशियल्स भी सही चल रहे हैं. सो उस तरह से ऑब्वियसली यू काइंड ऑफ डाउट योर सेल्फ. पीपल डाउट योर सेल्फ. वो तो एक चलो ठीक है, you don't care kind of बना लेते हो आप, but you start doubting yourself. But at the same time you have to be clear, and if you have a clarity as to what you are going to do, you have a जिसे कहते हैं ना, एक आप अपना एक इंडिविजुअल वन मैन स्पेशलाइजेशन और वन मैन बिजनेस मॉडल अगर आपने बना लिया. एक बुक भी है, वन मैन कंपनी. उसमें कहते हैं कि आपको अपने आप को इस तरह से डेवलप करना है, चाहे आपने 20, 50, 100, 200, 1000 लोग भी अपॉइंट कर लो, बट यू इंडिविजुअल आर ए वन मैन कंपनी. अभी भी मेरे पास सारे जो है वर्चुअल लोग हैं. I don't believe in having so much of fixed cost on me and then you struggle to sort of increase your business to just to pay off your liabilities. वो वाला बिजनेस मॉडल कभी भी माइंड में नहीं था. एक फ्रीडम माइंडसेट था. कहीं से भी ऑपरेट करो, और प्रोफेशनल था. एंड बट एट द सेम टाइम कुछ वैल्यू क्रिएट करना है, और वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको यू नीड नॉलेज, यू नीड टू कोलैबोरेट विद पीपल. तो उस टाइप का मतलब बिजनेस मॉडल हमेशा से ही माइंड में था. नॉट ए वेरी काइंड ऑफ कि मेरे को 1000 लोगों की कंपनी बनानी है. लेकिन आप लोगों की मदद कर रहे हो ये करने में. वो मैं कर रहा हूँ. वो मैं कर रहा हूँ जी. करेक्ट. तो कमिंग टू योर वर्क नाउ, जो आप करते हैं, राजन, व्हाट इज दिस SME IPO? Right. So SME IPO started way back in 2014-15. And I am in this field from that time when it came in India first time, when the SEBI allowed the small and mid-sized companies to list
एंड डू देयर आईपीओ, जो कि पहले अलाउड नहीं होता था। ठीक है। 2015 से पहले ये अलाउड नहीं था, इट वाज ओनली फॉर लार्ज कंपनीज। ओके। तो जो जब स्मॉल एंड मिड जो कंपनीज हैं उनको भी अलाउ किया, तो एक रास्ता खुल गया कि एक यार ये कितनी सारे लाखों कंपनीज हैं इंडिया में, लाखों क्या करोड़ों कंपनीज हैं। आप किसे कहते हैं स्मॉल एंड मिड कंपनीज? देखो, स्मॉल एंड मिड कंपनीज की जो डेफिनेशन है, जो गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड डेफिनेशन है, वो अलग है। ओके। उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं। जैसे कि अगर टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, या 10 से 50 करोड़ तक है, या 50 से ऊपर है, वो एक अलग डेफिनेशन है। ठीक है। बाय द एमएसएमई मिनिस्ट्री। तो हम उसमें नहीं जाते हैं। ठीक है। हम इसके अंदर बात करते हैं आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कंपनी की जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ मींस उनकी जो बैलेंस शीट में जो उनकी पेड अप कैपिटल है या रिजर्व्स हैं, वो पॉजिटिव होने चाहिए। ओके। या कम से कम 3 करोड़ के होने चाहिए। 2-3 करोड़ के रिजर्व्स होने चाहिए। अगर टर्नओवर की बात करें, कम से कम, वैसे तो टर्नओवर कहीं पे मेंशन नहीं है, बट कम से कम 20-25 करोड़, या एटलीस्ट टू स्टार्ट दिस जर्नी कम से कम 10 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज जो हैं वो इसको देख सकती हैं एज ए ऑप्शन टू स्टार्ट दिस जर्नी। ओके। और अपर लिमिट कोई नहीं है। ठीक है। अपर लिमिट कोई नहीं है। इसके अंदर कंपनीज ऐसी भी हैं जिनकी 100 करोड़ की टर्नओवर है, जिनकी 200, 300, 400, 500 करोड़ की टर्नओवर भी है। बट हाँ, ऑन ए लोअर साइड जो 10 करोड़ से ऊपर वाले बिजनेसेस हैं, दे कैन लुक इट एज ए ऑप्शन टू स्टार्ट दिस जर्नी। What is IPO? Initial public offer. ये है क्या चीज? IPO क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे कि इसका नाम एज द नेम सेज, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इट इज द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग इन द कैपिटल मार्केट। ओके। क्योंकि IPO का फर्स्ट राउंड है ये। दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ रेजिंग द फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। उसके बाद भी फिर आपके पास और भी राउंड्स आप कर सकते हो बाद में। तो क्योंकि ये पहली बार आप फंड रेज करने जा रहे हो थ्रू द इक्विटी रूट, इसीलिए इसको IPO बोला जा रहा है। और 1000 कंपनीज कर चुकी हैं पिछले 10 साल में। मोर देन 1000 कंपनीज हैव डन SME IPO, which have benefited them a lot, like they are able to raise funds without interest cost. अगर आप बैंक से पैसा लेने जाओगे तो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट लगता है ईयर ऑन ईयर। इवन आफ्टर यू आर यूजिंग द मनी फॉर 20 years, लेट अस से आपको 20 करोड़ रुपए चाहिए। 20 करोड़ अगर आपने 10 साल भी यूज किए तो आपको 20 करोड़ वापस करने हैं, और आपको 10% का इंटरेस्ट देना है हर साल। बिल्कुल। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट अटैच नहीं है, आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देना, और ना ही ये आपकी लाइबिलिटी है। ओके। इट सिट्स एज योर नेटवर्थ, इट कम्स एज ए शेयर प्रीमियम एंड शेयर कैपिटल। ओके। तो एक तो वो बेनिफिट हो गया कंपनी को, विदाउट एनी बीइंग एनी लाइबिलिटी ऑन इट्स बुक्स, आपको ग्रो करने के लिए पैसा मिल गया। इट्स ए ग्रोथ कैपिटल विच ऑल्सो रिड्यूसेस योर रिस्क, क्योंकि आपने पैसा नहीं लगाया, पैसा बाहर वालों ने लगाया है, इन्वेस्टर्स ने लगाया। तो आपको, लेकिन आपकी एक लाइबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है कि आपको बिजनेस को ग्रो करना है। तो आप उस बिजनेस को जब ग्रो करते हैं तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। ओके। ठीक है। मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है। सो व्हेन योर शेयर प्राइस इंक्रीजेस, एवरीबडी बेनिफिट्स, लाइक योर इन्वेस्टर्स, द प्रमोटर्स। तो दूसरा ये है कि सेकंड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेल्थ क्रिएशन ऑफ द प्रमोटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अनलिस्टेड कंपनी में एक सिर्फ बुक वैल्यू बढ़ती है, इसके अंदर आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। तभी आपकी, अगर आप किसी भी जर्नी को उठा के देखें, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, रिलायंस एंड इन्फोसिस एंड एयरटेल एंड Dr. Lal PathLab and all these there are more than, let us say, 5,000 companies which are on the stock exchange. अगर आप किसी की भी जर्नी को उठा के पढ़ेंगे तो आपको एक आप निष्कर्ष निकलेगा कि जब ये कैपिटल मार्केट में आए ये लोग, वहां से ही इनका एक तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। अब रिलायंस का IPO आया था वे बैक इन around 1977 or 80s. Way back in 80s, I think, in their IPO came, and it was a small IPO.
वेरी वेरी स्मॉल, 5-10 करोड़ रुपीस, बट आज रिलायंस की वैल्यूएशन कितनी है? कई लाख करोड़ है, आई थिंक 20 लाख करोड़ है। ओके। इन्फोसिस का जब आईपीओ आया था वे बैक इन 1980s, आई थिंक 10-15 करोड़ का आईपीओ था, बट आज उसकी वैल्यूएशन 10-15 लाख करोड़ है। तो अगर वो अनलिस्टेड रहते ये लोग, तो ये लोग रिलायंस, इन्फोसिस, एयरटेल, ऐसा ब्रांड नेम जो इनका जो डेवलप हुआ है, तो ये सारी चीजें हैं। तो राजन, जैसे थोड़ा सा मैं एज ए रूल समझना चाहता हूं इन लेमैन टर्म्स। सपोज कोई बिजनेस ओनर है, वो 10 करोड़ की टर्नओवर कर रहा है, और जैसा कि आपने नेटवर्क बताया कि नेटवर्क होनी चाहिए पॉजिटिव नेटवर्क होनी चाहिए, नेटवर्क होनी चाहिए, नेटवर्क, और हाँ बिल्कुल पॉजिटिव नेटवर्क होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से आपने 3 करोड़ के आसपास का कुछ सजेशन दिया है। करेक्ट। कितना फंड्स रेस, 2 क्वेश्चन है मेरे इन पैरामीटर्स पे। 10 करोड़ का टर्नओवर है और 3 से 5 करोड़ का नेटवर्क उसमें दिख रहा है, और कितना फंड्स कंपनी रेस कर सकती है अप्रोक्सीमेटली? दूसरा, क्या जितना वो चाहती है उतना रेस हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। तो मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूं इन लेमैन टर्म्स। बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या होता है कि फंड रेजिंग इज डिपेंडिंग ऑन योर वैल्यूएशन। आपको अपनी वैल्यूएशन देखनी है। अब वैल्यूएशन कहां से आएगी? वैल्यूएशन निकलती है प्रॉफिट से। ओके। एक पॉइंट और भी था जो मैंने आपको मेंशन नहीं किया कि प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। अच्छा, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, कम से कम पिछले 2 साल पिछले 2 साल प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ठीक है। 3 साल की कम से कम एग्जिस्टेंस होनी चाहिए कंपनी की। और भी छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आते हैं, वो उसके लिए हम हाँ श्योर एक बेसिक लेमैन टर्म्स में अभी बता रहे हैं। तो लेमैन टर्म्स में अगर बताएं तो उसके प्रॉफिट के बेस पे वैल्यूएशन निकलती है। ठीक है। जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा, मान लीजिए 2 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है, तो 2 करोड़ के प्रॉफिट को हम उसकी इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे पहले, कि इंडस्ट्री क्या है, उस इंडस्ट्री का बेंचमार्किंग करेंगे। ठीक है, कि उस इंडस्ट्री में लिस्टेड कंपनीज की वैल्यूएशन क्या है और उनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्या है। तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल जब निकल के आएगा, उसको हम उसके प्रॉफिट्स के साथ रिलेट करेंगे, वहां से उनकी वैल्यूएशन निकल के आती है। और वैल्यूएशन का 25% जो, क्योंकि 25% मिनिमम डाइल्यूशन होगा शेयर्स का, दैट विल बिकम द आईपीओ साइज। अच्छा, तो राजन ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दूसरा मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि उस वैल्यूएशन का 25% की अगर हम बात करें तो क्या मार्केट से वो पैसा उठ जाता है, मिल जाता है उतना? हाँ, मतलब ऑब्वियसली आपको पहले कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। कंपनी के अंदर काफी फाइन ट्यूनिंग्स करनी पड़ती हैं। कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं, उनकी डिफरेंट काइंड ऑफ डेट कितना है कंपनी के अंदर, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो उसके सारी चीजें एनालिसिस करके, अगर उसके अंदर कुछ कमी पेशी है उसको ठीक करके एक कंपनी को एक अच्छे से प्रेजेंटेबल बना के, उसके बाद फिर आप मार्केट में फंड रेजिंग के लिए जाते हो, नॉट इन ए रॉस फॉर्म। मेक सेंस, राइट? सो फ्रॉम ए रॉ सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए प्रोसेस ऑफ फाइन ट्यूनिंग द कंपनी एंड क्रिएटिंग ए सर्टेन वैल्यूएशन। बिकॉज आप बुक वैल्यू पे तो जाओगे नहीं मार्केट में। बुक वैल्यू वो है जो आपने पैसा लगा रखा है, उसमें तो कोई वो नहीं है। तो बुक वैल्यू को आपको पहले एक फाइन ट्यूनिंग करके उसको यहां से यहां ले जाना है, एक सर्टेन वैल्यूएशन पे ले जाना है, और उसके बाद फिर आपकी सेलिंग टू द इन्वेस्टर्स, हाउ यू सेल, हाउ यू प्रेजेंट योर कंपनी, how you are able to negotiate your value with the investors and other bankers and other stakeholders. Right. That is the main thing. आपको लगता है मार्केट में अवेयरनेस है फाउंडर्स की, प्रमोटर्स की, ओनर्स की? क्या अवेयरनेस है इस चीज को लेके, या आपको लगता है अवेयरनेस कम है? काफी अवेयरनेस अब आ चुकी है, बट अभी भी कम है। मैंने खुद सबसे ज्यादा आई थिंक इसमें काफी ज्यादा इसमें अवेयरनेस योगदान दिया है आपने। जी। So अगर if I talk about the kind of awareness we have done, I think more than 1 lakh companies must have heard me on this topic. More than 1 lakh companies. फिर उन्होंने अगर 4 लोगों से भी बात की हो तो 8-10 लाख लोग जो हैं वो मेरा नाम इस इंडस्ट्री में सुन चुके हैं अबाउट दिस IPO, SME IPOs,
एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इतना हमने काफी इसमें अवेयरनेस फैला, मतलब इस पे काफी काम किया है, जिससे कि काफी लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। काफी लोग इसमें आए, उन्होंने आईपीओ कराए हमारे से, कईयों ने हमारे से कराए, कईयों ने इधर उधर से कराए, क्योंकि काफी लोग हैं। बट अवेयरनेस आपने डेवलप, अवेयरनेस हमने। सर आपने कितनी कंपनीज को लगभग अप्रोक्सीमेटली हेल्प कर दिया अभी तक? अभी हम कम से कम, मेरे पास जस्ट टू गिव यू सम नंबर्स, वी आर राइट नाउ हैंड होल्डिंग 100+ कंपनीज। ओके, वाओ। और लिस्टिंग तक, क्योंकि काफी सारे इफ्स एंड बट्स रहते हैं, काफी एक लंबी जर्नी होती है ये। हम कंपनीज को बोलते हैं टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एटलीस्ट 1 year बिफोर। आई सी। When you want to launch your IPO, at least start preparing at least 1 to 2 years before. अगर आपको बड़ा IPO लाना है तो at least 2 years before. छोटा लाना है तो at least 1 year before, क्योंकि आपको बुक्स ठीक करनी है, प्रॉफिट्स आपके अच्छे प्रेजेंट से होने चाहिए, उस माइंडसेट से आना है। पहले तो माइंडसेट चेंज करना है। ठीक बात है। कि इट्स नॉट अबाउट योर टैक्स और इट्स नॉट अबाउट योर टैक्स प्लानिंग, इट्स अबाउट वेल्थ क्रिएशन। तो जो माइंडसेट है वेल्थ क्रिएशन का, एंड द माइंडसेट टू बी ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी, टू एक्ट एज ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी, दैट माइंडसेट डेवलपमेंट टेक्स टाइम। एब्सोल्युटली, और उसमें ही हम काफी काम करते हैं। जी जी। राजन, मेरा एक्सपीरियंस, मैं जब एक बिजनेस सर्कल में बैठता हूँ, राइट, तो आई सी अ लॉट ऑफ पीपल एप्रीहेंसिव, अभी भी स्कैर्ड ऑफ आईपीओस, राइट, है ना? एक वो कंफर्ट नहीं दिखता। हाँ। तो या तो इसलिए कि एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, या एक डर है, तो क्या है? मतलब क्या आप भी महसूस करते हो ये चीज? हाँ, जो पहली बार मतलब जो सुनता है इस बारे में, वो कहते नहीं यार, अभी वी आर लाइक, उनके काफी मार्केट में काफी मिथ्स हैं। अच्छा, आई वुड नॉट से इवन दीज आर नॉट इवन फियर्स, दीज आर मिथ्स। ओके, जैसे मिथ्स क्या है कि 2-4 मेरे कंप्लाइंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जबकि कंप्लाइंस आजकल ऑलरेडी आपको करने हैं। वैसे भी एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यू आर डूइंग ऑल द कंप्लाइंसेस। बिल्कुल। तो द कंप्लाइंसेस ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर सो कॉम्प्रिहेंसिव कि यू आर एनीवे डूइंग ऑल द कंप्लाइंसेस। ठीक है, फिर उनको लगता है कि ये हमारे कंप्लाइंसेस बहुत बढ़ जाएंगे, हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा, whether I will be able to sort of do all those compliances, जबकि ऐसा नहीं है। पब्लिक लिमिटेड में और प्राइवेट लिमिटेड में मोर और लेस सेम कंप्लाइंसेस हैं आजकल। ठीक है, और उसके बाद एसएमई आईपीओ में काफी रिलैक्सेशंस भी हैं कंप्लाइंसेस में, जैसे कि आपको पब्लिश नहीं करने इसमें क्वार्टरली में, जो कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी को करने होते हैं। तो एसएमई आईपीओ में वो एग्जेम्प्ट हैं, आपको 3 साल तक पब्लिश नहीं करने हैं अकाउंट्स ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। आपको 6 मंथली बेसिस पे रिपोर्ट करने हैं स्टॉक एक्सचेंज को और अपनी वेबसाइट पे रखने हैं, दैट्स इट। सो देयर आर अ लॉट ऑफ जिसे कहते हैं रिलैक्सेशंस आर गिवन, और इसके अंदर 100% अंडर राइटिंग होती है। अंडर राइटिंग मीन्स एक गारंटी, इट्स ए सॉर्ट ऑफ ए गारंटी, और अंडर राइटिंग मीन्स दैट योर आईपीओ इज अंडर रिटन। एक बार आपका अंडर राइटिंग हो गया, इसका मतलब कि योर आईपीओ इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ओके, तो जो प्रमोटर्स हैं, क्या आप ऐसा मानते हो कि लगभग हर बिजनेस ओनर को, इफ समबडी, देखिए अगर कोई बिजनेस में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो वेल्थ बिल्डिंग एक मोटिवेशन है ना? तो क्या उसको ये माइंडसेट लेके चलना चाहिए कि मैं डे 1 से इस माइंडसेट से अपने बिजनेस को ऑपरेट करूं कि 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद मैं उस डायरेक्शन में जाऊं कि अपनी कंपनी को पब्लिक लेके जाऊं, उसे बड़ा करूं और उसे एक लाइक अ बिग पब्लिक कंपनी आई ऑपरेट? डू यू थिंक पीपल शुड ऑपरेट विद दैट माइंडसेट? I mean, that depends on person to person, that what is his vision, and if you really have a vision to make it big, then obviously this is the route. IPO, and IPO is the I would say one of the biggest achievement in the life of a company. There can be many achievements in the life of a company, but IPO is one of the biggest achievement. When you go and ring the bell and your shares starts trading on the stock exchange, so you are connected with thousands and lakhs and crores of investors, those who see the name of your company. Your share price is covered by TV channels.
you are in the news without you paying to the media. जी. So it's a free publicity. You get lot of credibility. You get lot of branding. People worldwide know your company's name. Okay, so that's a different, feeling. Yeah. So if you have that kind of vision for your company, then I think this is one of the route you must explore. Branding, credibility, visibility, national as well as international credibility. Because once you say it's a public listed company, then after that रुतबा ही अलग है. रुतबा अलग है. इसके कोई कॉन्स भी हैं, जैसे प्रॉस मुझे समझ में आ रहे हैं. राइट. कॉन्स तो मुझे तो इसमें कोई अभी तक, क्योंकि मुझे इतने सारे हमने कंपनीज को करवाया लिस्ट और काफी कंपनीज को हमने एजुकेट किया, तो मुझे अभी तक कोई ऐसा उसमें लिमिटेशंस या कॉन्स या नेगेटिव्स जिसे कहें मुझे ना ही कभी किसी से आया है सामने से कि कोई ऐसे कॉन्स या उनको कोई लिमिटेशंस या कुछ हुआ हो जो पोस्ट लिस्टिंग भी है. क्योंकि जिसकी वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, फंड रेजिंग हो रहा है, विजिबिलिटी मिल रही है, योर शेयर्स बिकम सॉर्ट ऑफ ए ट्रेडेबल करेंसी इन द मार्केट, यू आर एबल टू लोअर योर डेट बर्डन, मनी इज नेवर ए प्रॉब्लम. तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है. Suppose as a business owner, I plan to come up with my IPO. Right. What should I start preparing for? मुझे क्या preparations करनी है, चाहे वो mindset की हो, चाहे वो business की हो. क्या कुछ tips दे सकते हैं आप जो budding या जो business owners हैं जो हमें सुनेंगे कि क्या preparation में start कर दूं? सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इसकी eligibility क्या है. Eligibility के कुछ parameters हैं. There are 5-10 parameters. वो उसके ऊपर हम वर्कशॉप्स भी करते हैं, फ्री वर्कशॉप्स भी करते हैं, मेरी कंसल्टेशंस भी रहती हैं. एक तो आप वो ले सकते हैं जी, जहाँ से कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा कि मुझे अगर 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में करना है तो मुझे यहाँ इन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है आगे जाते वक्त अपनी कंपनी के अंदर. दूसरा, आपको अपने प्रॉफिटेबिलिटी, अपने नंबर्स पे आपको सारा एकदम ट्रांसपेरेंटली, it should be in the books of accounts, your account should be clean and very authentic, compliances should be accurate, there should be no defaults either on the promoter or on the company, you have to make sure. Okay. So all those things you have to be sensitive about, जिसके ऊपर की हमारी hand holding चलती रहती है as a mentor, consultant, advisor, so we are handholding, as I told you, hundreds of companies in that journey. So you have to start the journey, understand how the entire perspective works, how the entire process works. So from there you get yourself educated, and then step by step you move in that direction. And once you are able to achieve the desired valuation which is in your mind, or the amount of fund you are trying to raise which is in your mind, then we take you to the next step. Okay. Which is the identifying the investors and bankers and working on the DRHP and conversion from private to public limited. तो वो एक next level का step है. Okay. But उससे पहले आपको get yourself aware, get yourself educated and start working in fine tuning your company. Okay. How's the journey for a company after IPO? IPO निकल गया. हाँ, after IPO journey, obviously there are thousands and thousands of companies which are now listed, whether on the main board or SME board. You see, if you pick up any company, you will find their obviously the journey has been phenomenal in terms of whether value creation, whether it is their success, whether it is their business growth, their profits, their turnover, their cash flows, everything is improving. I see. Good employees are joining because it's a listed company. Branding hai. Customers are kind of giving you a lot of credibility. Your vendors are giving you credibility. So everything,
connects with each other. It's not just a transaction listing. Okay, listing करा ली, बस एक transaction थी जी हमने कर ली. ऐसा नहीं है ये. It's a journey which you have to start and then you carry on with that. And all the benefits around that will automatically come as a byproduct. Whether it is money, whether it is branding, whether it is funding, whether it is wealth creation, whether it is value creation, whether it is the promoter's wealth. It's always better to be 75% shares in a large company rather than 100% shares in a small company. True. एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपकी बुक वैल्यू 5 करोड़ है, आपके पास 100% शेयर्स हैं, तो आपकी वेल्थ कितनी हुई? 5 करोड़. वही कंपनी को आपने आगे ले जाके लिस्ट कराया, लेट अस से आपने 200 करोड़ की वैल्यूएशन पे लिस्ट कराया और वो आगे जाके उसकी वैल्यूएशन 500 हो गई, 1000 हो गई, तो आपके पास 75% शेयर हैं या 70 भी हैं, तो 1000 करोड़ की कंपनी के 70% शेयर होना, आपकी वेल्थ कितनी हुई? 700 करोड़. बिल्कुल. तो ये प्रमोटर्स को एक ये रहता है कि यार मेरे शेयर डाइल्यूट हो जाएंगे, 25% शेयर डाइल्यूट मैं क्यों करूं? तो वो सारी चीजें एक माइंडसेट की चीज है. अब जब तक आप डाइल्यूट नहीं करोगे शेयर्स, तो आपकी वेल्थ क्रिएशन और वैल्यू क्रिएशन नहीं होगी. उस डाइल्यूशन का क्या नुकसान है? आज कोई नुकसान नहीं है ना. सुन रहे हैं तो उस 25% को देने का 30% नुकसान नहीं है ना. क्या नुकसान? उसका नुकसान क्या है? उसका तो फायदा है, बल्कि फायदा है उसका. उसको तो आप जब डाइल्यूट करेंगे तभी ट्रेड होगा ना शेयर. बिल्कुल. अगर आप 100% शेयर अपने पास लेके बैठो तो ट्रेड किसको करोगे? नहीं हो सकता फिर तो. हाँ, तो यू रिमेन वेयर यू आर. एक सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी ना आपको, ऊपर की सीढ़ी. हाँ, ये करेक्ट. तो ये चीज जो है ये प्रमोटर्स को समझाना जरूरी है. लेकिन ये समझाने की जहां तक बात आती है राजन, मैं जितना मार्केट को देखता हूं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट इवन क्वालिफाइड, दे आर टॉकिंग अबाउट इट. दे आर एक्टिंग एज कंसल्टेंट्स, आईपीओ कंसल्टेंट्स, जो क्वालिफाइड नहीं है. यू आर अ क्वालिफाइड पर्सन. करेक्ट. आपके पास वो एक्सपीरियंस है, यू हैव हेल्प्ड 100+ कंपनीज. मगर मैं ऐसे भी कुछ लोगों को मार्केट में देखता हूं जो क्वालिफाइड नहीं है, वो फिर भी इस बारे में ज्ञान दे रहे हैं या हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ. कितना एक रिस्की हो सकता है किसी प्रमोटर या बिजनेस ओनर के लिए गलत हाथों में जाना. राइट. हाँ, नहीं, ये यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट, यू नो, क्योंकि इफ people are not well qualified to handle that, you know, and they are just copying the, you know, kind of just to, I mean, उसके लिए तो आपको अवेयर होना पड़ेगा. I mean, it can be a big risk. करेक्ट. है ना. अच्छा, रिजेक्शन भी होता है इसमें? नहीं, रिजेक्शन इन द सेंस तभी रिजेक्शन एज सच नहीं होता, मतलब हो भी सकता है अगर आपके अंदर कुछ डिफॉल्ट्स हैं कंपनी में, या प्रमोटर के ऊपर कुछ डिफॉल्ट्स हैं, और ये वो लोग जो कंसल्टेंट करता है टू इंश्योर कि वो ना हो. करेक्ट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रमोटर और अ बिजनेस ओनर कि वो राइट कंसल्टेंट के साथ काम करे अगर वो वाकई आईपीओ लॉन्च करना चाहता है. एब्सोल्युटली. क्योंकि अब नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, रोज नए चीजें डेवलप हो रही हैं. थिंग्स आर बिकमिंग मोर स्ट्रीमलाइंड, मोर स्ट्रिक्टर, मोर इन टर्म्स ऑफ मोर कंप्लाइंट, मोर ट्रांसपेरेंट. सो आपको अपने आप को एक तो वेल अवेयर रखना पड़ेगा उन चीजों के लिए. आप एक अगर एक लेवल से आ रहे हैं, आपके पास नॉलेज पूरी अपडेटेड नहीं है, तो आप पुराने नॉलेज के हिसाब से अपने आप को आगे ले जाएंगे तो आप आगे जाके फेल हो जाओगे. करेक्ट. कि यार आपको पता ही नहीं है, अब आपकी ये नई रेगुलेशंस आ चुकी हैं, तो आप पुरानी रेगुलेशंस के हिसाब से आए हो तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा. ट्रू. बट जनरली क्या होता है कि कुछ अगर अमेंडमेंट्स होती हैं तो उसके ऊपर करेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं, और उसके बाद फिर एक्शन होता है. करेक्टिव एक्शंस लेके फिर आप आगे जा सकते हो. करेक्ट. लेकिन अगर कोई बहुत ही सीरियस डिफॉल्ट्स हैं, उस केस में रिजेक्ट भी हो जाते हैं. राजन, यू आर अ सीए, यू आर अ कंसल्टेंट, है ना. आप इतनी कंपनीज को हेल्प कर रहे हैं, प्रमोटर्स को हेल्प कर रहे हैं. इस पूरी जर्नी के बीच में यू नो अलोंग विद ऑल ऑफ दिस यू आर आल्सो अ पब्लिश्ड ऑथर. ये किताब आपकी मेरे सामने करेक्ट गेस्ट को दिखा देता हूँ, स्टार्टअप आइडिया टू आईपीओ. तो एज अ कंसल्टेंट व्हाट इज द रोल ऑफ अ बुक? मैं थोड़ा एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूं आपसे. हाँ. कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से
ये किताब कहाँ पिक्चर में आती है? ऑफ कोर्स आपने ही पब्लिश की है, जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू, and this book has helped thousands of people and of course me also to reach to the public at large. इस बुक के अंदर बहुत ही केयरफुली ये बुक लिखी गई है, जिसके अंदर की हमने पूरी जर्नी इन डिफरेंट चैप्टर्स इसके अंदर मेंशन किया है. तो जो लोग अभी सोच रहे हैं इस बारे में, एंड द बुक टाइटल इज आइडिया टू आईपीओ, यानी कि जब आपको आइडिया स्टेज से, बिजनेस को आइडिया स्टेज से आईपीओ स्टेज तक ले जाना है और एक बड़ी कंपनी बनानी है. यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? $1 बिलियन कंपनी, यानी कि जिसकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़ से भी ऊपर है. उस पर्सपेक्टिव से आपको अपनी कंपनी का कैसे फाउंडेशन बनाना है, बिकॉज इफ फाउंडेशन इज स्ट्रांग देन यू कैन बिल्ड ए बिग बिल्डिंग ऑन दैट. So this book builds the foundation and takes you through the entire process. आपको सारी इंटीग्रिटी समझ आती हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं. आगे आपको अपना आईपीओ को कैसे सब्सक्राइब कराना है, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर हैं. आपकी क्या एज एक आपके काम में, प्रोफेशन में ये कहाँ फिट इन होती है? ऑफ कोर्स दिस बुक हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. मुझे एक ऑब्वियसली बुक, अगर आप एक बुक के ऑथर हैं, ऑब्वियसली यू आर रिस्पेक्टेड एज द अथॉरिटी ऑफ दैट सब्जेक्ट. जी. सो दिस बुक हैज गिवन मी दैट. मैं आपसे बात कर रहा था पॉडकास्ट से पहले, तो पता चला आपको 8-10 क्लाइंट ही. हाँ. तो इस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे आप? अमेज़न पे बुक लिस्टेड है. हाँ. और अपने आप इसकी कॉपीज अपने आप बिक रही हैं, मतलब विदाउट एनी एफर्ट. जी. इसकी बुक्स मतलब every day we have people who read the book eventually have they can sort of contact you, and there's a potential to become a client. They contact my office and then they have a meeting with me. तो ऐसे काफी लोग हमारे पास जुड़े हैं हमारे से. और obviously when you are presenting a book to the client rather than a visiting card, you are obviously looked upon as a knowledgeable person, a authority on the subject. And there are I don't think any other there are a lot of books available on this subject. Yes, there are not. So obviously and I this was my dream to be an author, which you helped me achieve. Thank you. और मुझे बहुत सारी बुक्स नहीं लिखनी तो इतना भी ज्यादा मुझे वो जैसे होते हैं ना ऑथर जिनके पूरे बाल खड़े हो जाते हैं बुक्स लिखते लिखते, वैसा भी नहीं बनना. एक बुक लिखनी थी, वो लिख ली है, बस उसी को प्रमोट करना है. और so long as that and this subject is still a long way to go. Okay. Because there is a huge market. Yes. There are still thousands and lakhs and millions of companies who can read this book and they can get acquainted. Okay. About this knowledge, whether they want to do IPO or they don't want to do IPO, doesn't matter. It is the book which actually helps them to grow and create a value for themselves. Right. So that way, this subject, I think I will just keep on updating it and keep it an evolving book. Yeah. No, it's a beautiful book, Rajan. Absolutely beautiful. There's no doubt. Yeah. The cover is beautiful. Yeah. So, राजन, बातचीत करके मजा आया आपसे. सेम मजा आया. हाँ, आपकी जर्नी जानी हमने, right from 10th 12th to CA to SRCC to how you quit your job to how you started on your own. Right. Is there any tip, any advice you want to give to people who are watching us? Maybe students, maybe CA students, maybe young professionals, maybe young CAs. जो कुछ अपना करना चाहते हैं, right. जो कुछ people who want to follow their passion, जैसे आपने अपना passion follow किया. आज आप almost every week you're training thousands of people, you're helping thousands of people through your webinars and workshops. Right. You're living a dream. Right. और बहुत सारे लोग वो नहीं कर पाते. Correct. What is your tip? What is your suggestion to people who are watching us? Right. I mean, suggestion. I would say, just to summarize, just to keep it short, I would say that it's a journey with yourself. Don't compete with others. Just think about your competition with yourself, how you can improve yourself every day.
just try to be 1% better every day. Wow. And read good books. Reading good books has, enabled me a lot in terms of my thought process. Read good books. Try to write also, maybe for 10-15 minutes on a daily basis. It will help you to sort of, structure your thoughts. That also is a very, very useful practice. And just have fun. Just take have it fun. easy. Yeah. Take it easy. Enjoy life. Have fun. People take a lot of pressure. Yeah. I mean, you don't have to be very serious about sort of, don't be very, very serious about kind of, you have to have fun and you have to enjoy your work. And you have to achieve that spot where your work, your passion and your profession matches. And Absolutely. that can come, that is a journey, I would say. Absolutely. Enjoy your life. It's very important. As C.A. Rajan says, it's very important that you enjoy your journey. You got to stop comparing yourself with other people. इन्होंने suggestion दिया that you should read a lot of books. अगर समय मिले तो लिखो भी. Follow your passion. Identify your passion. He found his passion in public speaking. You got to identify your passion and live a life in which you can do justice with your passion. It's extremely important because that makes you happy. Life is not just about running after money. It's about living your life, living your passion. And in this journey, if you can help people through your passion, nothing like it. So help a lot of people. Rajan, आपसे बात करके बहुत मजा आया. I really want to thank you for sparing your time and coming here, sharing your ideas, your journey. Thank you very, very much, Rajan. No, thank you so much, Nitin. Really appreciate और बहुत enjoy किया आपके साथ. मजा आया. On camera and off camera as well. And really look forward to having more such conversations. Absolutely. Rajan, in case people want to get in touch with you, somebody you never know from the audience, maybe, wanting to launch their own IPO, how can people get in touch with you? Of course, you can grab a book from Amazon, Startup Idea to IPO, or you can go to my website, rajanbhatia.in. Very simple, rajanbhatia.in. Rajanbhatia.in. Where you can contact my office, where email IDs, phone numbers, etc. are given. And my book also has all the contact details. And Great. I am available on social media, on LinkedIn, on Facebook, on YouTube. So there are many ways, multiple ways to reach me. Thank you very much, Rajan. Right. You have been so kind. Thank you very much. तो दोस्तों, ये थी बातचीत C.A. राजन भाटिया से. Best-selling author, one of India's leading IPO consultant, a chartered accountant by qualification. I hope you enjoyed this episode. I hope you got a lot of learnings. I hope his journey has inspired you. और अगर आप एक बिजनेस ओनर है या आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप ये ड्रीम रखें that you take your company public. You launch your IPO. And one man that I know is the right man to help you on this journey is C.A. Rajan Bhatia. So get in touch with him in case you want to experience how to launch, in case you want to launch your own IPO. Well, this was yet another episode in the C.A. Nitin Soni podcast. फिर मिलूंगा आपसे एक और guest के साथ. We'll talk about new ideas and the journey of the guest. Thank you very much for watching. Goodbye.